सर, आपको इतना परेशान हमने पहले कभी नहीं देखा। मैंने पहले ही कहा था कि हत्यारा बहुत चालाक है। 24 दिसंबर की रात 9 और 10 के बीच हत्या हो गई है। सबसे पहले शक तो रमेश पर ही जाता है, लेकिन उस रात वो ड्यूटी पर था और उसके हाथ के निशान भी नहीं मिलते। कमल बॉम्बे में था, लेकिन हाथ के और पैर के निशान अलग। और तो और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी था। हाथ के निशान दिनेश से मिलते हैं, लेकिन उसका यहाँ न रहना इस बात का प्रमाण देता है कि खूनी कोई और ही है। अब आपका शक किस पर जाता है सर? किसी पर भी नहीं। हम समझे नहीं सर। अब मैं वो करूंगा जिसका इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है। मामा जी के साथ इस बिजनेस में आपकी कितने की पार्टनरशिप थी? 50%। बिजनेस को लेकर आप दोनों में मतभेद थे, इतने मतभेद नहीं थे कि मैं उनका खून कर देता। लेकिन हत्या के 1 हफ्ता पहले आपने मामा जी को रास्ते पर लाने की धमकी दी थी। ये मेरा व्यक्तिगत मामला था। आप बनारस से अक्सर यहाँ आया करते हो? जी हाँ। यहाँ आने के बाद कहाँ रुकते हो? यहीं पर? जी, यहाँ पर मेरा एक घर भी है। कहाँ कौन रहता है? आप तो बनारस में रहते हैं। मैंने एक कमरा किराए पर दे रखा है। किसको? दिनेश को। वही दिनेश जिसके उंगलियों के निशान कटारे पर मिले। देखिए कमांडर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप जूते कितने नंबर के पहनते हैं? 9 नंबर। आपके जूते के निशान कमरे में मिले। देखिए कमांडर साहब, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मैं हादसे वाले दिन बनारस में ही था। तो इस बार इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ दिन पहले ही आप यहाँ से गए थे। जी नहीं कमांडर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सूचना मिलने पर ही यहाँ पर आया हूँ। कैसे सूचना? मुझे मामा जी का टेलीग्राम मिला था तुरंत आने के लिए। आपको कैसे पता चला कि वो टेलीग्राम मामा जी ने किया है? काम पड़ने पर मामा जी अक्सर ऐसे ही टेलीग्राम दिया करते थे। वो टेलीग्राम आपको कब मिला? हादसे वाले दिन। आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? गाड़ी लेट थी, इसलिए मैंने बनारस से चलने से पहले एसटीडी किया था। करीब रात 10 बजे घंटी बजती रही, किसी ने उठाया नहीं। हो सकता है मामा जी का खून। कहानी तो अच्छी बना लेते हो छोटे चौधरी। अपनी कहानी पर हकीकत का रंग चढ़ाने के लिए सबूत में जमा किए होंगे। मैंने जमा नहीं किए कमांडर साहब, बस एक इत्तेफाक समझिए कि सारे सबूत मौजूद हैं। जैसे एसटीडी की रसीद, टेलीग्राम जो मिला था, गाड़ी की टिकट, मैं रिजर्वेशन। मुझे मालूम था कि मुझे अपनी सफाई के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। ये तो चौधरी, 1 साल पहले एक लड़के ने मामा जी को जान से मारने की कोशिश की थी। उस समय आप मामा जी के साथ थे। जी हाँ बिल्कुल। उस वक्त उसके हाथ में जो कटारी थी और मामा जी का खून जिस कटारे से हुआ, वो दोनों एक जैसी है। कहीं रमेश को फंसाने के चक्कर में आप... मुझे कहना तो नहीं चाहिए कमांडर साहब, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा समय नहीं, तुमको भी बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे बर्बाद करने से पहले आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और जिस वक्त सामना होगा, उस वक्त तुम सलाखों के पीछे होंगे। कौन है वो जिसे तुम्हारे टिकट पर रेलवे का सफर किया? कौन है वो जिसे ठीक खून के वक्त तुम्हारे नाम से स्टडी किया? जिस दिन इन सवालों का जवाब मिल जाएगा कमांडर साहब, मैं खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस नए घर में आपको कितने दिन हो गए? यही करीब 4-5 महीने। लेकिन इसके पहले आप और कमल साथ साथ रहते थे बरसों से, फिर अचानक? सबकी अपनी भी एक प्राइवेट लाइफ होती है कमांडर साहब। लेकिन इतने बड़े शहर में यही एक मकान मिला आपको? मकान तो मकान है, कहीं भी मिले। लेकिन ये जानते हो कि चौधरी बाबू के भतीजे का घर है? ये सिर्फ इत्तेफाक है। इत्तेफाक इत्तेफाक होता है, हर बात इत्तेफाक नहीं हो सकती। हर बात? क्या मतलब? समय आने पर इसका मतलब ही समझ जाओगे। एक बात बताएंगे मिस्टर चौधरी, यानी आपके मकान के मालिक, क्या आपके कमरे में वे हमेशा आते थे? जब भी यहाँ होते थे, ज्यादातर हमारे ही कमरे में रहते थे। ये मकान आपको किसके कहने पर मिल गया? नहीं नहीं, किसके कहने पर नहीं मिला। बनारस में हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने बात बढ़ाई, वो राजी हो गए और मैं किराएदार बन गया। क्या मिस्टर चौधरी आपके सभी दोस्तों को पहचानते थे? जी हाँ। आखिरी बार यानी मामा जी के मौत से पहले वे कहाँ थे, कुछ बता सकोगे? मैं जब रायपुर गया, यानी 20 दिसंबर को, यही थे।
जब लौटकर आया तब भी यही थे, पर इस समय मामा जी वाले घर में रहते। वैसे वो बतला रहे थे कि हमारे जाने के बाद वो अचानक बनारस चले गए। उनका बिजनेस और आपके बिजनेस में कुछ संबंध है? नहीं कमांडर साहब, वो बड़े लोग हैं, उनके कई तरह के बिजनेस है, अपना तो सिर्फ गारमेंट्स। क्या आप अक्सर बनारस भी जाते हैं? नहीं, अक्सर नहीं, साल में 1 बार या 2 बार जाता हूं, बनारसी साड़ियों के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूं, बहुत जल्द मुलाकात होगी। बाय। सर अब आपका शक किस पे जाता है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा, कमल, रमेश और दिनेश एक साथ कब होते हैं? सर रात को 9 बजे के बाद अक्सर ये तीनों दिनेश के घर पे होते हैं। तुम मेरे साथ चलो और जिन्हें तुम मुझे याद है, कर अब दोनों चौंक कैसे गए? नहीं सर, आप यहाँ अचानक ऐसे आ जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी रमेश कि तुम्हारी माँ को पुलिस गिरफ्तार करेगी। माँ को? लेकिन किस अपराध में? मुजरिमों को पनाह देने के अपराध में। झूठ है, सरासर जाती है। लेकिन माँ जी को तो इस साजिश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इस साजिश के बारे में? तुम किस साजिश के बारे में जानते हो मिस्टर कमल? नहीं कुछ नहीं। आप सब कुछ सच सच बता दो, वरना कानून को धोखा देने के अपराध में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, और उसके बाद सच्चाई कैसे निकाले जाते शायद तुम्हें नहीं पता। और इस वक्त शायद रमेश की मां के साथ भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना मिस्टर कमल। नहीं कमल, तुम कुछ नहीं बताओगे। 24 दिसंबर की रात 9 से 10 बजे तक तुम अस्पताल में नहीं थे। नर्स 2 बार दवाइयां लेकर तुम्हारे बिस्तर से लौट आई। 23 दिसंबर को तुमने छोटे चौधरी को अंदर ही पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम किया था। सारी बातें मैं बताऊं या तुम कुछ बताओगे? नहीं कमल नहीं, कमांडर साहब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। नहीं दिनेश, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो कमांडर साहब, दरअसल वो बेचारी कुछ जानती तक नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता हूं। मैं और सुमन एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल कमांडर साहब, सुमन कुछ कहना ही नहीं चाह रही थी, यहां तक कि मुझे बताने तक से टाल रही थी। और जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो रो पड़ी। और सुमन, ए सुमन, सुमन, जब तक तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं, मैं मुझे अपना मानती हो ना? मुझे भूल जाओ कमल। भूल जाओ? सुमन, इतना आसान? अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हो। ऐसा ऐसा क्या हो गया है सुमन, क्या हो गया ऐसा? मैं कह नहीं पाऊंगी। देखो सुमन, जो कुछ भी हुआ है कह डालो, प्लीज प्लीज कह डालो। उस कमीने चौधरी ने मेरा सब कुछ लूट लिया। लूट लिया? लूट लिया और तुम चुपचाप? ऐसा नहीं है कमल, मुझे धोखे से। जिंदगी में आए तो बात बन जाए। रामू, ये सर। ये टाइपराइटर उठाकर मेरे कमरे में रख दो। ये सर। सुमन, यस सर। तुम्हें भी आज रुकना होगा। ओके सर। सुमन, मैं कॉफी बना रहा हूँ, पियोगी? मैं बना कर लाती हूँ सर। नहीं नहीं, तुम्हारे काम में हर्ष होगा। घर भी तो जाना है तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं बनाता हूँ।
लो कॉफी तैयार है सुमन। थैंक यू सर। अरे ये क्या कर रही हो? काम बाद में करना, पहले कॉफी पूरी पी लो, ठंडी हो जाएगी। क्या बात है सुमन? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही चक्कर आ रही है। अरे अरे आओ आओ नीचे। Come on. My God, you're so sweet. हाय सर। और मुझे बस बस सुमन बस, कुछ मत कहो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें उस ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। काली माँ जी से तुम्हारा हाथ मांगता हूं, सब ठीक हो जाएगा। सुमन सिर्फ एक काम करो कि जो कुछ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। क्यों याद कर करके अपने आप को तकलीफ दे रही हो? क्योंकि जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे अनजाने में हुआ है। और उस चौधरी से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए कहता हूं जो कुछ हुआ है उसे तुम्हें, मुझे, हम दोनों को भूलना होगा। कोशिश करोगी ना? मैं कल आऊंगा, दोनों घूमने चलेंगे। ओके? हाँ? सुबह तो है ही कमांडर साहब, पर सुमन के बगैर मैंने सारी हकीकत दिनेश और रमेश को बतला। ये रमेश अचानक उत्तेजित हो गया और उसने बगैर सोचे समझे कटारी लेकर चौधरी बाबू पे हमला बोल दिया। हमला बोल दिया और गिरफ्तार हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ धमकी दी थी, इसलिए उसकी जमानत थाने पर ही हो गई। तो उस चौधरी ने मेरे जीने का मकसद खत्म कर दिया था सर। लेकिन हम लोग बदला लेना चाहते थे, क्योंकि सुमन के साथ जो कुछ भी हुआ उसे साबित करना हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं था सर। और कोर्ट में हमारी दलील सुनी भी कैसे जाती, क्योंकि समाज में चौधरी बाबू की एक साफ सुथरी इमेज थी, एक रुतबा था। रुतबा था, इसलिए एक प्लान बनाया गया। साहब मुझे माफ कर दिया चौधरी साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो गलती तुमने की है उसे माफ नहीं किया जा सकता, समझे? नहीं नहीं ऐसा मत कहिए चौधरी साहब, मेरी बूढ़ी माँ रो रो के मर जाएगी। आप तो मेरे पिता समान है और मैंने आप पर ही। जब इतना कुछ समझते हो तो उस वक्त इतना चिल्ला क्यों रहे थे? उस वक्त मैं पागल हो गया था साहब। लोगों ने मेरे कान भरे और मैंने आप। कहाँ काम करते हो? अब तक तो बेकार हूं, जहां मिले वहां बहन पर बोझ बना हुआ था सब। तुम्हें लिखकर माफी मांगनी पड़ेगी।
हाँ साहब, आप जहां कहेंगे मैं वहां दस्तखत कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, यहां दस्तखत करो, नीचे। रामू जहां कहे वहां चले जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। चौधरी साहब हमारे जाल में फंस गए थे और रमेश से निश्चिंत हो गए थे। रमेश को भी हमने चौधरी साहब से निश्चिंत कर लिया था, वरना रमेश का जीना मुश्किल हो जाता। अब हमें इंतजार था सही समय का। चौधरी बाबू की हर गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए सबसे पहले छोटे चौधरी से दोस्ती की गई, और उसी वजह से दिनेश छोटे चौधरी के यहाँ किराए पर रहने के लिए चला गया। और फिर वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था, 24 दिसंबर। तुमने ठीक उसी तरह का कटारी का इस्तेमाल किया ताकि हमारा ध्यान छोटे चौधरी की ओर जाए। जूते भी तुमने छोटे चौधरी के इस्तेमाल किए जो तुम्हें इस घर में आसानी से मिल गए। सबसे पहले शक रमेश पर जाएगा, इसलिए रमेश को ओवर टाइम में लगा दिया। और आप मिस्टर कमल मनोज नर्सिंग होम में दाखिल हो गए, जो चौधरी साहब के घर के काफी करीब है, क्योंकि आपको यकीन था कि शक आप पर नहीं आएगा, है ना? आप ठीक कह रहे हैं कमांडर साहब। बदले की आग मेरे मन में धधक रही थी। मैं जल्द से जल्द अपनी योजना को अंजाम देना चाहता था, और सब कुछ हमारे हिसाब से हो भी रहा था। मैं और दिनेश चाकू से वार करने की प्रैक्टिस करने लगे। सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। दिनेश को रायपुर भेज दिया गया, यहां से इतनी दूर कि वहां से यहां के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट तक नहीं थी। ठीक 8 बजे उसने एक्सीडेंट किया और थाने जाकर अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन तुम्हें गलती कर बैठे। छोटे चौधरी के अचानक बनारस जाने के कारण तुमने उन्हें अंदर ही पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम किया था, जो छोटे चौधरी अपने साथ ले आए। समय और डेट के आधार पर उस पोस्ट ऑफिस से मुझे टेलीग्राम का वो फॉर्म मिल गया जिसके ऊपर तुम्हारे हस्ताक्षर है। दिनेश के हाथ के निशान वाले कटोरी को लेकर तुम मनोज नर्सिंग होम से बाहर निकले। चौधरी साहब के घर में प्रवेश करने के बाद तुमने पूरी ताकत से उस कटारे को उनके पेट में भोंक लिया, और उसके बाद कटारे पर लगे कवर को निकाल लिया। जूता 9 नंबर का था, लेकिन उसे पहनने वाला पैर 7 नंबर का था, क्योंकि पैरों का पूरा दबाव निशान पर नहीं था। और कमल 7 नंबर का जूता पहनता है। रामू चपरा से जब मुझे पता चला कि चौधरी बाबू और छोटे चौधरी के दरमियान कुछ तनाव हुआ था, इसलिए छोटे चौधरी बनारस चले गए। ठीक वारदात के समय उन्हीं का फोन था। गाड़ी लेट होने के कारण छोटे चौधरी बच गए, और यहीं पर कमल का प्लान फेल हो गया। जय माँ तुम ठीक हो ना? माँ तुम ठीक हो ना? हाँ रमेश, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी माँ को पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया था। हमें मालूम था तुम्हारी माँ तुम तीनों की कमजोरी है, बस इस्तेमाल किया, वरना सच का बाहर आना मुश्किल था और इस केस को सुलझाना असंभव था। माय गॉड, आखिर कमल ने हार मानी। अफसोस, चौधरी जैसे वैश्य लोगों को खत्म करने के लिए इस मासूम ने अपनी जान गंवा दी।